सीबीआई जांच के लिए तो हम बैठे हैं, जब तक तो सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक तो बैठेंगे। दूसरा दिन है आज उपवास का, आगे भी कार्यक्रम जारी रहेगा। और क्योंकि जब तक सीबीआई जांच नहीं होती तब तक हम लोगों का उठना हमें ये लगता है कि वो गलती होगा, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है उत्तराखंड में। उस भ्रष्टाचार को समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों का भविष्य इतना अंधकार में चले गया है कि हम लोग एक पेपर दे के आते हैं तो लगता है कि पेपर देने के बाद क्या ये पेपर मतलब क्या हम इसको लेकर सुरक्षित बैठ सकते हैं कि हमारी इसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन क्योंकि देखो जैसे पेपर दे के आ रहे हैं उसके 2-3 दिन बाद पता चल रहा है पेपर लीक हो रहा है, या मतलब ये पता चल रहा है कुछ टाइम बाद जब मतलब आप वीडियो का पेपर लगा के देख सकते हो। वीडियो के पेपर में बच्चों ने मतलब अपना वेरिफिकेशन भी करवा लिया था, उसके बाद वो उसको रद्द किया गया। तो बच्चा इतना भविष्य मतलब उसका बच्चे का भविष्य इतना अंधकार में हो गया है कि वो इनसिक्योर बैठ रखा घर में कि यार जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक शायद हमारा कुछ हो नहीं सकता है। आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे कि सीएम बाबू ने एक तरफ से जो है कि पल्ला झाड़ दिया है, उसका रीजन भी बता दिया कि क्यों नहीं करवा रहे, जो भर्तियां लटकेंगी और कुछ कहा उन्होंने, उसको लेकर क्या। तो मैं धामी जी से भी एक ही बात बोलना चाहूँगी, सर आप बोल रहे हो कि अगर हम सीबीआई जांच करेंगे तो 6-7 साल लग जाएंगे उसको करने में, मतलब उसके बाद पेपर करवाने में 6-7 मतलब मैं सर आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि सर और अदर स्टेट में भी तो हो रही है सीबीआई जांच, वहाँ पे भी क्या सेम सिचुएशन हो रही है? आप एक नियमावली बनाइए ना सर कि भाई 1 महीने में 2 महीने में तुम्हें देना है सीबीआई वालों को कि हाँ भाई तुम इतने महीने में हमें रिपोर्ट दे दीजिए। इतने में अगर रिपोर्ट आ जाती है ठीक है, बच्चे का पेपर होता रहेगा। सर आप एक तरफ से बोल रहे हो कि पेपर दे देंगे, बच्चों पेपर दोगे उसके बाद हम सीबीआई जांच कराएंगे। सर अब ऐसे खेल खेलते रहेंगे तो 2020 से हम यही खेल खेल रहे हैं, हमारा 6-7 साल चले गए हमारे। सर हम पढ़ते पढ़ते यही वो हो गए हैं, घर वाले भी पैसे दे के थक गए हैं, वो भी कहाँ से देंगे, वो भी किसान है घर मतलब घर में हमारी इतनी कंडीशन बहुत बुरी है। हर कोई चाहता है कि भाई हमारे बच्चे जल्दी से लगे हमारी स्थिति ठीक हो जाए, पर यहाँ पे कुछ पारदर्शिता हो ही नहीं रही है। सर सीएम सर से मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, सर प्लीज़ सीबीआई जांच करवा दीजिए एक बार, तो 7 साल भी नहीं लगेंगे। वो जिस समय वो सीबीआई जांच हो जाएगी तो शायद मुझे लग रहा है ये साल के एंड में सारी जो भी भर्तियाँ होंगी अच्छे से हो जाएंगी। देखो प्रशासन से हमारी कोई बात नहीं हुई है। प्रशासन लगातार हमारे आंदोलन को समाप्त करने की साजिश रच रहा है, हमारे आंदोलन को तोड़ने का काम कर रहा है, हमारी आवाज़ को दबाने का काम कर रहा है। और लेकिन हम दबने वालों में से नहीं है। सरकार की तरफ से कोई हमारे लिए सरकार के पास कोई हमारा प्रतिनिधिमंडल नहीं गया और न सरकार की तरफ से हमें कोई बुलावा भेजा गया है। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो तमाम युवाओं की मांग है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के तमाम पदाधिकारियों की मांग है, उत्तराखंड के तमाम बेरोजगारों की मांग ये है कि जितनी भी परीक्षाएं हुई उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जिन भी परीक्षाओं में अनियमितताएं पाई गई, जिन भी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, जिन भी परीक्षाओं में गड़बड़ी सामने आई, उन सारी परीक्षाओं की जांच जो है आप हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई को सौंप दे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी पानी हो जाएगा। और जो दोषी हैं कहीं ना कहीं वो सलाखों के पीछे होंगे और आने वाली परीक्षाओं में किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि कोई इस तरीके का गलत काम करने की कोई हिम्मत जुटा पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सीबीआई जांच होना बहुत ज़रूरी है। जो आप कह रहे हैं कि 5-7 साल तक की कोई परीक्षाएं नहीं होंगी, मैं उस पर आपसे कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, हम तो उन परीक्षाओं की बात कर रहे हैं जिन परीक्षाओं में ऑलरेडी गड़बड़ियाँ हुई है। वो परीक्षा ऑलरेडी हो चुकी हैं, वो परीक्षा ऑलरेडी निरस्त हो चुकी हैं, उन परीक्षा में ऑलरेडी नकल के मामले सामने आ चुके हैं, उन परीक्षाओं में ऑलरेडी कई लोगों की गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अभी कई बड़ी मछलियाँ ऐसी हैं जो अभी बाहर घूम रही हैं और खुले तौर पर घूम रही हैं और उनकी मंशा अभी भी साफ नहीं है। वो लगातार परीक्षाओं में इस तरह की धांधलियाँ कराते रहेंगे। आप कितनी भी परीक्षाएं करा लीजिए, वो परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं आएगी। जब तक वो बड़ी मछलियाँ सलाखों के पीछे नहीं होंगी तब तक हम बेरोजगारों का, हम तैयारी करने वाले युवाओं का, हम पढ़े लिखे नौजवानों का परीक्षा देना मैं समझता हूँ कि बहुत बेकार होगा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कोई परीक्षा प्रभावित नहीं हो रही है। आने वाली परीक्षाओं का आप एक कैलेंडर जारी करिए, आने वाली परीक्षाओं को कराने का जिम्मा एक अच्छे अधिकारियों को दीजिए, अच्छी परीक्षा प्रणाली विकसित करिए, उन परीक्षाओं को आप कंटिन्यू रखिए। और सीबीआई जांच, उन परीक्षाओं की जांच जिन परीक्षाओं में इस तरह की गड़बड़ियाँ सामने आई हैं, फॉरेस्ट गार्ड से लेकर पटवारी तक सारी परीक्षाओं की जांच आप सीबीआई को सौंप दें। इससे कोई परीक्षा प्रभावित होने वाली नहीं है, क्योंकि इनमें ऑलरेडी धांधली हुई है। उन सीबीआई को जांच धांधलियों की करनी है। सीबीआई को कोई आने वाली परीक्षाओं को नहीं रोकना है। सीबीआई को तो जिन परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हुआ उनकी जांच पड़ताल करनी है। सीबीआई को आने वाली परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो आने वाली परीक्षाओं को कंटिन्यू रखा जाए, आने वाली परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराया जाए और जिन परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हुआ है, जिन परीक्षाओं में नकलची पकड़े गए हैं, जिस परीक्षाओं में पैसा बांटा गया है, पैसा फेंका गया है, उन परीक्षाओं की जाँच जो है हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई को सौंपी जाए।
यहाँ पे सीएम धामी एकदम से गलत जवाब बयान दे रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे युवा गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं युवाओं को। ऐसा कुछ नहीं है। वो 10,000 युवा थे, सड़कों पे थे। सबकी मांग थी कि सीबीआई जांच हो, पारदर्शी सिस्टम बने। जैसे भाई ने भी बताया कि वहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियाँ जो है बैठी हुई, उन्हें पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पारदर्शिता वाला सिस्टम आ सके। परंतु सरकार क्या करना चाह रही है? सरकार उस चीज़ को नहीं करना चाह रही है, उस चीज़ से मुकरना चाह रही है। हम कह रहे हैं सीएम धामी जी, आप जा रहे हो, आप युवाओं के बीच में आए। आप कब आए युवाओं के बीच में? आप पुलिस को आगे खड़े कर रहे हो, युवाओं को घसीट रहे, लट्ठी डंडा पीट रहे हैं। अगर सीएम धामी खुद 5,000 युवाओं के बीच में आते, जनता के दिलों में जगह बनाते, तो बात कुछ होती। आप जनता के बीच में दिलों में जगह नहीं बना पा रहे हो। आप अपने मूल स्थान से, जहाँ से वो चुनाव लड़े थे, वहाँ से हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि आप जनता के बीच में जाना नहीं चाहते हो। आप जाते हो कहीं क्रिकेट मैदान में, वहाँ पे आप बोल रहे हो कि हाँ मैं युवाओं के पक्ष में हूँ। अरे आप यहाँ पे आए हो, परीक्षार्थियों के बीच में आए, परीक्षार्थियों को बताइए भाई हाँ मेरी ऐसी योजना है, इस टाइप से होंगी, लोगों के साथ डिस्कशन कीजिए। मैं तो कहूँगा सीएम धामी को, आप यहाँ पे आइए, मेन स्थान है घंटाघर, आपको आने में 2 सेकंड नहीं लगेगा। बातचीत करिए। आपको लगता है कि ऐसा है, यहाँ पे बरगलाने की कोशिश की है। आप जनता के दिलों में राज बनाइए। आप जनता के दिलों में राज नहीं बना सकते, इसीलिए आप अपने मूल स्थान से आ रहे हो, दूसरी जगह से उठ रहे हो। आप इस प्रदेश से भी आ रहोगे अगर ऐसे काम करते रहोगे। जनता के दिल में आपको आवाज़ बिठानी चाहिए, उसके लिए आपको जनता के बीच में आना पड़ेगा। आप कैसे यहाँ पत्रकारों के बीच में वहाँ पे आ रहे हो? आप पत्रकारों को हटा देते हो, बोलते पत्रकारों के बीच में आते हो, अनगढ़ बयान देते हो। मैं तो कहूँगा पत्रकारों से भी उनसे सवाल पूछना चाहिए। आप कैसे सवाल पूछ रहे हो? अरे कोई चलता है, संविधान से चलता है ये सारी चीज़ें। अगर वहाँ पे आप कह रहे हो आयोग के इतने सारे कर्मचारी पकड़े जाएंगे, 5-7 साल तक व्यवस्था ही नहीं चलती। अरे हम बोलना चाहते हैं कि आयोग भी एक नियमावली से चलता है, एक संविधान से चलता है। उसमें अगर अधिकारी नहीं बैठे होंगे तो उसकी जवाबदेही दूसरा अधिकारी बैठा रहता है। प्रधानमंत्री नहीं होता तो वो प्रधानमंत्री होता है। अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां सौंपी जाती है, एक संविधान से चलता है ये सारी चीज़ें। आप ऐसा मत बताओ कि कोई आदमी अगर पकड़ा जाता है उसके कारण परीक्षाएं प्रभावित होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, जो यदि आपकी जो मांगें हैं वो नहीं मानी जाती हैं, तो क्या जो 8 और 9 फरवरी का जो दृश्य था जिसमें सत्याग्रह में हजारों युवा जो है एकजुट हो गए थे बेरोजगार संगठन के बैनर तले, क्या इससे दोबारा ये दोहराई जाएगी पुनः? अरे लोगों के दिल में वो चुभन है, लोगों के दिल में वो आग है। आप उस आग को किस टाइप से बुझाना चाह रहे हो? वो आगे सबके अंदर है और आग फिर से उगलेगी, बाहर निकलेगी। जब तक आप एक सही प्रकार का सॉल्यूशन, समाधान नहीं निकाल पाते हो, उस आग को बुझा नहीं देते हो, लोगों के दिल में जो लगी हुई है इस तंत्र के प्रति, भ्रष्टाचार तंत्र के प्रति, लोग आ नहीं पा रहे, पढ़ाई कर रहे हैं घर पे। पर ये मत समझो कि यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है। आप 144 धारा लगा रहे हो। आप कल एक भाजपा की रैली ले जा रहे हो, उनके बीच में कोई कुछ कह नहीं रहे। आप क्या अपने तंत्रों के बीच में कुछ नहीं है? बेचारे जो 61 लोग वहाँ पे बैठ रखे थे, शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह कर रहे थे, आपने उन पे 188 धारा लगा दी। आप उन युवाओं को कहाँ ले जाना चाहते हो? क्या आपके दिल में वो संख्या है? ये माना जा सकता है कि जितनी तादाद में लोग सत्याग्रह में आए थे उससे ज़्यादा तादाद में आप जो बेरोजगार संगठन के बैनर तले आएंगे। ये आप बेरोजगार संगठन की आवाज़ दबाना चाहते हो। आपने क्या किया? उनकी आवाज़ों को दबा दिया। उन पे कोर्ट को भी इस चीज़ में संज्ञान लेना चाहिए। आप दबा नहीं सकते किसी की आवाज़ को, आप नहीं कर सकते हो। लोगों के अंचल सत्याग्रह चल रहा है ये, और वो आप दिलों की आवाज़ को किसी प्रकार से दबा नहीं सकते हो। आएंगे, सारे लोग आएंगे, सड़कों पे उतरेंगे। आप कब तक ये 144 धारा लगा के लोगों को चुप करा सकते हो? एक दिन हटेगी और जवाब मिलेगा आपको इस सारी चीज़ों का। यहाँ पे धारा 144 का जिक्र हो रहा था, तो जो बीजेपी की जो रैली थी, धन्यवाद रैली थी, आभार रैली थी, कि जो नकल विरोधी कानून है उसको लेकर क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो छात्र संगठन हैं, उन लोगों की आभार रैली है, धन्यवाद रैली है। लेकिन मैं उन साथियों से भी पूछना चाहता हूं कि आप आभार रैली, धन्यवाद रैली तो आप निकाल रहे हो, लेकिन आप एक उस निर्दोष छात्र को, जिस निर्दोष छात्र पे आपने पहला मुकदमा ठोका है, पहला मुकदमा क्या, उस निर्दोष छात्र की आप पीड़ा सुनिए। वो छात्र परीक्षा में अनियमितता की बात सामने ला रहा था। उसने परीक्षा में हुई अनियमितता की बात जाहिर करी। उसने परीक्षा हॉल में परीक्षा में अनियमितता पाई देखी। तो आप जो आवाज़ उठा रहा है, जो इस भ्रष्टाचार तंत्र के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, आप उस छात्र पर मुकदमा कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपका जो ये नकल विरोधी कानून है, ये युवाओं को एक डराने का भी कानून सामने आ रहा है। जिस प्रकार से युवा डर महसूस कर रहा है, जब युवा देख रहा है परीक्षा हॉल में कि गड़बड़ी हो रही है और उस बात को सामने रख रहा है, उसके पास तथ्य है, उसके पास साक्ष्य हैं, तो आप किस प्रकार उस पर मुकदमा ठोक रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं कानून की ड्रॉबैक है। ये कानून का बहुत बड़ा दोष है कि कहीं
कहीं ना कहीं जो आवाज़ है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाह रहा है, उसको दबाने का जो है, उसको दबाने की कोशिश इस जो ये भ्रष्टाचार नकल विरोधी कानून है उसमें किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ जो छात्रों से जो धन्यवाद रैली और आभार रैली निकाल रहे हैं कि यार कोई परीक्षार्थी अगर आवाज़ उठाता है, कोई परीक्षार्थी अगर परीक्षा हॉल में कुछ गड़बड़ी देख रहा है, उसको आपका ये कानून किस प्रकार की सुरक्षा दे रहा है? आपका ये कानून उसको किस प्रकार से बचाने के प्रयास कर, आपका कानून उसके खिलाफ क्या मतलब सकारात्मक विचार कर रहा है?